हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम शुभम कुशवाहा है, आपका सोशोलॉजी एजुकेटर। तो आज हम एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उसको डिस्कस करेंगे। तो पहला पेपर जो कि हमारा 2022 में हुआ था उसको हम पार्ट्स में डिस्कस करेंगे, कुछ कुछ जैसे कि एक दिन में 25 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल JRF प्रेप जोन को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल मुझे सोशोलॉजी बाई शुभम सर के नाम से सर्च कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पेपर बहुत ही कम टाइम बचा है पेपर होने के लिए, 2 अगस्त। और आप लोग MPPSC की वेबसाइट जरूर चेक करते रहिएगा अपने एडमिट कार्ड्स के लिए कि आपका सेंटर कहाँ है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारा कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च मेथड एम्स टू study culture through the active participation एंड क्लोज ऑब्जर्वेशन। मतलब कि ऐसी कौन सी स्टडी मेथड है जिसमें आप पार्टिसिपेट करके उसको स्टडी करते हैं, क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं। तो हिस्टोरिकल मेथड में तो आप पीछे जा नहीं सकते, क्वांटिटेटिव में भी नहीं, स्टैटिक में हम स्टैटिकल चीज़ें, स्टैटिक डाटा का यूज़ करते हैं। बट जब हम बात करते हैं एथनोग्राफी मेथड मेथड की, एथनोग्राफी कहता है कि आपको कुछ ना कुछ इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, फील्ड वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? फील्ड वर्क करना पड़ेगा। क्लियर? साथ ही साथ जब आप इस फील्ड वर्क में किसी कल्चर को स्टडी करेंगे, क्वेश्चन में पूछा है, जब आप किसी कल्चर को स्टडी करेंगे तो ऐसा नहीं कि आप सिर्फ और सिर्फ बुक्स का यूज करके आप उसके बारे में बताएंगे, नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें एक्टिव पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, आपको पार्टिसिपेशन देना पड़ेगा। तो इसे हम कहते हैं पार्टिसिपेशन ऑब्जर्वेशन। क्या कहते हैं? पार्टिसिपेशन ऑब्जर्वेशन। क्लियर? पार्टिसिपेशन ऑब्जर्वेशन। अगर आपको ध्यान हो तो ये फादर ऑफ, कि किसने एथनोग्राफी मेथडोलॉजी को सबसे ज़्यादा यूज़ किया, या किसे हम फादर ऑफ एथनोग्राफी मेथडोलॉजी कहते हैं, तो हम कहते हैं ब्रॉनिस लॉ मेलिनोस्की को। किसको कहते हैं? ब्रॉनिस लॉ मेलिनोस्की को। किसको कहते हैं? ब्रॉनिस लॉ मेलिनोस्की को। इसने इन्होंने किसकी स्टडी किया था? ट्रॉबियन आइसलैंड की। ट्रॉबियस आइलैंडर की। क्लियर? इनकी बुक भी थी ट्रॉबियस आइलैंड। तो आपको ध्यान रखना है कि एथनोग्राफी मेथडोलॉजी में क्या होता है और कैसे स्टडी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन या इसका आप सोल्यूशन भी इसमें देख सकते हैं। कहते हैं कि एथनोग्राफी इज यूज टू अंडरस्टैंड द कल्चर और कम्युनिटी विद इन नेचुरल सेटिंग। द रिसर्चर स्पेंड कंसिडरेबल टाइम अमंग पीपल बीइंग स्टडी क्लोजली, ऑब्जर्व कस्टम, बिलीफ, बिहेवियर एंड सोशल रिलेशनशिप। इसका मतलब ये कि जो जो रिसर्चर है वो क्लोजली ऑब्जर्व करता है चीज़ों को। किसको? जो कि किसी भी मान्यताओं को, रीति रिवाजों को, सामाजिक संबंधों को, और जो कि निकटतम अध्ययन करता है उन सारी चीज़ों को। कई बार जो शोधकर्ता होता है वो दैनिक गतिविधियों में भी स्वयं को सहभागी बनाता है कि कैसे उनका जीवन चल रहा है, ये सारी चीज़ें उसमें देखता है। इसीलिए इसे सक्रिय सहभागिता और निकट अवलोकन निवृंस विज्ञान पद्धति की प्रमुख विशेषता माना जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अ मेथड ऑफ एनालाइजिंग डाटा कलेक्टेड बाय समवन अदर। मतलब कि ऐसा डाटा जो कि किसी और के द्वारा कलेक्ट किया गया है। देन समवन अदर द रिसर्चर फ्रॉम द वेरियस पर्पज इज नोन एज, कि विभिन्न उद्देश्यों के लिए शोधकर्ता के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा एकत्रित आंकड़ों को विश्लेषण की पद्धति क्यों कहा जाता है, या क्या कहा जाता है, उस पद्धति को क्या कहा जाता है। तो इस पद्धति को कहा जाता है कंटेंट एनालिसिस। कंटेंट एनालिसिस का मतलब जब आप किसी और के थ्रू, किसी और का डाटा जब आप अपने रिसर्च में यूज़ करते हैं तो हम उसे बोलते हैं, या जब उसको स्टडी करते हैं तो हम उसे बोलते हैं कंटेंट एनालिसिस। कंटेंट एनालिसिस किसने सबसे पहले यूज़ किया था? तो किया था हार्लोड लासवेल ने। हार्लोड हार्लोड लासवेल में। ये आपको याद रखना है, कई बार थिंकर पूछ लेता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इसका सोल्यूशन कंटेंट एनालिसिस जो है कि स्टडी मेथड है जो एग्जामिन न्यूज़पेपर हो गया, बुक्स हो गया, स्पीचेस हो गया, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हो गए, इन सारी चीज़ों को जब हम लेके स्टडी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कंटेंट एनालिसिस। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तीसरा। तीसरा ये कहता है कि स्टैंडर्ड डिविएशन मेथड वाज गिवन बाय द कार्ल पियर्सन। किस सन में स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया था बाय द कार्ल पियर्सन? तो इसका करेक्ट आंसर आता है 1893। 1893। देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब है कि कौन सी जो फिक्स जो बीच का डिफरेंस है उसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। मतलब कि किस फिक्स टाइम में जो डाटा है वो रिपीट हो रहा है उसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लियर। Standard deviation is important to measure the dispersion statistics. ये according to the question the standard deviation method associated with the Carl Pearson 1893 में दिया गया था। क्लियर। इसके माध्यम से यह ज्ञात किया जाता है कि आंकड़ा समूहों के विभिन्न मानों और औसतों से सामान्य कितनी दूरी है, मतलब जो उसका एवरेज आ रहा है और जो नॉर्मल है उनके बीच की कितनी डाटा की दूरी है, या जो हम डाटा यूज कर रहे हैं उसके बीच की कितनी दूरी है, उसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ध्यान से पेपर पढ़ना है। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डेड द कॉन्सेप्ट ऑफ एलिनेशन। कॉन्सेप्ट ऑफ एलिनेशन। क्लियर। अलगाव की अवधारणा के संबंध में कौन सा क्वेश्चन गलत है, या कौन सा ऑप्शन गलत है? ऑप्शन पढ़ते हैं। द कॉज ऑफ एलिनेशन इज पर्सनल प्रॉपर्टी। बिल्कुल सही बात है, पर्सनल से होते हैं। उसके बाद द कॉज ऑफ एलिनेशन इज डिवीजन ऑफ लेबर। ये भी बिल्कुल सही बात है। द कॉज ऑफ एलिनेशन इज द डोमिनेशन ऑफ क्लास एंड कास्ट। अलगाव का कारण वर्ग और जाति का प्रभुत्व है। क्लियर। इसको इसको होल्ड पे रखते हैं। कहते हैं कि द कॉज ऑफ एलिनेशन एक्सप्लॉयटेशन। ये भी सही बात है कि जो एक्सप्लॉयटेशन के कारण एलिनेशन होता है। क्लियर। कार्ल मार्क्स ने 4 टाइप्स के एलिनेशन दिया कि किस किस से कारण एलिनेशन होता है। एलिनेशन फ्रॉम द प्रोडक्ट, एलिनेशन फ्रॉम द प्रोडक्ट, एलिनेशन फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर। उसके बाद कहते हैं कि जो एलिनेशन होता है वो फेलो वर्कर से होता है। किससे होता है? फेलो वर्कर से होता है। क्लियर। उसके बाद ये कहते हैं कि एलिनेशन बाय सेल्फ से, मतलब सेल्फ इसीज, मतलब पर्सनल चीजों से होता है। क्लियर। तो इसमें ये वाला क्वेश्चन जो है सी ऑप्शन क्या है? गलत है, कि सिर्फ और सिर्फ जो एलिनेशन है वो कास्ट या डोमिनेशन क्लास इनके कारण नहीं होता है, बल्कि जो एलिनेशन है वो 4 टाइप्स प्रोडक्ट के कारण होता है, डिवीजन ऑफ लेबर के कारण होता है। क्लियर। तो ये क्या कहते हैं, कार्ल मार्क्स ने एक्सप्लेन किया कि एलिनेशन मेनली कॉन्टेक्स्ट द कैपिटलिस्ट मूड, कैपिटलिस्ट के कारण होता है। इसमें समझा कि पूंजीवाद में श्रमिक अपने निर्मित वस्तुएं और उत्पादन प्रक्रिया पर नियंत्रण खो देता है। निजी संपत्ति, श्रम विभाजन, श्रमिकों का शोषण अलगाव को जन्म देता है। क्लियर। जो निजी संपत्ति होता है वो क्या होता है? अलगाव को जन्म देता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन आज का हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है? फिफ्थ क्वेश्चन कहता है कि इज नॉट एसेंशियल फीचर ऑफ द फैक्ट्री सिस्टम। इज नॉट एसेंशियल फीचर ऑफ द फैक्ट्री सिस्टम, मतलब कौन सा फीचर है जो कारखानों सिस्टम से या फैक्ट्री से क्या है? अलग है। तो देखिए फैक्ट्री में हमें चाहिए होता है फ्री लेबर। बिल्कुल सही बात है। हमें चाहिए होता है कुछ ना कुछ कैपिटल, अगर हमें चाहिए तो हमें कुछ ना कुछ पूंजी लगानी पड़ती है। शॉप इंडस्ट्री चाहिए, शॉप का उद्योग भी हमें करना पड़ता है। इसमें जो सबसे ऑड ऑप्शन है वो है ग्लाइड। ग्लाइड मतलब संघ बनाना। संघ बनाना ये पहले चलता था, बट फैक्ट्री सिस्टम में आजकल क्या है, स्किल्ड लोगों को लेते हैं, ना कि ऐसे लोग कि समूहों को समूह भर्ती कर लेते हैं, बल्कि स्किल्ड लोगों को लिया जाता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। इसमें से कौन सा नहीं पूछा है? क्लियर। ये कहता है कि जो ग्लाइड वर द ऑक्यूपेशनल एसोसिएटेड विद द मेनली मिडेवल टाइम पे या प्री मिडेवल सोसाइटी पे होता था। सामान्य शिल्प कार्य व्यवसाय से जुड़े कारीगर संगठित होकर उत्पन्न प्रशिक्षण या व्यापार संबंधित निर्धारित करते थे। जो कारीगर होते थे, जो क्राफ्टमैन होते थे, वो लोग संघ बनाकर ये सारी चीजें करते थे। इसके विपरीत जो कारखाना व्यवस्था है वो औद्योगिकीकरण, मशीनों, पूंजी निवेश एवं संगठित श्रम के साथ साथ हुआ। इसीलिए जो श्रेणी है, मतलब कि एक पर्टिकुलर श्रेणी संघ का कारखाना व्यवस्था में कोई अस्तित्व या अनिवार्य नहीं माना जाता है।
क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टारगेट ग्रुप ऑफ द पोषण अभियान, नॉट अ ग्रुप टारगेट ऑफ द पोषण अभियान। ये एमपी का क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया। अगर आप लोग थोड़ा सा पहले के टाइम पे है, मतलब मेरे ख्याल से 2003 4 5 में अगर आप लोग गांव में रहे होंगे, तो जो आंगनबाड़ी होता था, जो आंगनबाड़ी होता था, आंगनबाड़ी में एक पैकेट मिलता था जिसे हम बोलते थे पूरक पोषण आहार, पूरक पोषण आहार, क्या बोलते थे, पूरक पोषण आहार। क्लियर। तो ये इसमें पूछा कि निम्नलिखित में से पूरक जो पोषण अभियान है राष्ट्रीय पोषण मिशन कहा जाता है, उसका लक्षित समूह नहीं, किसके लिए नहीं लाया गया। देखिए, प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए लाया गया था, वो जो पैकेट्स होता था, जो कुछ दवाइयाँ दी जाती थी, वो प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए आए थे। चिल्ड्रंस के लिए लाया जाता था, जो बच्चे आंगनबाड़ी में जाते थे उनको वो दिया जाता था। साथ ही साथ ऐसी ऐसी माताएं जो कि स्तनपान करने वाली माताएं थी, उनके लिए वो सारी चीज़ें दी जाती थी। क्लियर। तो इसमें से क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वृद्ध महिलाओं के लिए नहीं दिया जाता था। बेसिकली इसमें कई सारी चीज़ें जैसे कि फॉलिक एसिड की जो टैबलेट भी दी जाती थी, किसकी, जो फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड की जो टैबलेट होती थी, फॉलिक एसिड की जो टैबलेट होती थी वो भी दिया जाता था। क्लियर। तो आपको ध्यान रखना है, पूरक पोषण आहार, पूरक पोषण अभियान primarily focus on the improving the maternal child nutrition, it major target to the children, pregnant women and lactating mother, मतलब ऐसी जो स्तनपान करती हैं माताएं, वो भी था। इसका मेन एम था तो रिड्यूस द माल न्यूट्रिशन, मतलब कि जो ऐसी चीज़ें जो न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता था बच्चों को, गांव के बच्चों को जिनको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता था, तो इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल आउटकम, उनको न्यूट्रिशन देना। और एल्डरी वुमेन आर नॉट इंक्लूडेड, मतलब जो वृद्ध महिलाएं थी वो इसमें शामिल नहीं होती थी। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6th क्वेश्चन। देखिए, आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलिएगा, टेलीग्राम में इसकी पीडीएफ मिलेगी, साथ ही साथ जो अपकमिंग लेक्चर्स होते हैं उसके भी आपको उसमें मिलेगा। क्लियर। ये कहता है कि एम द एम ऑफ द अटल बिहारी आरोग्य मिशन, अटल बिहारी बाल आरोग्य मिशन। देखिए, बाल से समझ आता है कि किसी न किसी बच्चे के लिए या बच्चों वाले ग्रुप के लिए दिया गया होगा। का उद्देश्य क्या है, टू प्रिवेंट द मल न्यूट्रिशन अमंग द चिल्ड्रेन ऑफ द स्टेट, रिड्यूस द मोर्टेलिटी रेट अमंग द 5 ईयर। क्लियर। कि 5 साल से बच्चों को ऊपर के, ये जो 5 साल के बच्चे को, उनमें कुपोषण को रोकना। ये कहता है कि 6 वर्षों तक के बच्चों को अत्यधिक गरीबी और भूखमरी समाप्त करना। टू प्रोवाइड द रेशन राशन चिल्ड्रन ऑफ द बीपीएल फैमिली अमंग द, ये बिल्कुल गलत है। टू प्रोवाइड द इम्यूनाइजेशन ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ द 5 ईयर अगेंस्ट द मेजर इन्फेक्शन डिसीज, ये भी गलत है। देखिए, भूखमरी की भी बात इसमें नहीं की जाती, इसमें बात की जाती है सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशन की बात की जाती है, कि जो न्यूट्रिशन कम हो गया समाज में, ये जो गांव के बच्चों में, या जो ऐसे एरिया जो कि बीपीएल से आते हैं, उन एरिया में जो कि न्यूट्रिशन कम हो गया, उसको उसको क्या करना, रिड्यूस करना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। ये कब चालू किया गया था, 20 दिसंबर 20 दिसंबर 2010 में लाया गया था। कब किया गया था, 20 दिसंबर 2010 में। कहाँ, एमपी में लाया गया था, मतलब मध्य प्रदेश में लाया गया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका सोल्यूशन आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द टारगेट ईयर ऑफ द अचीविंग एसडी, एसडी मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। क्लियर। द सतत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कौन सा वर्ष निर्धारित किया गया था, तो 2030 निर्धारित किया गया है, 2030 निर्धारित किया गया है। इसमें कितने टोटल गोल, कितने गोलों की बात की गई है, कितने लक्ष्यों की बात की गई है, टोटल 17 गोल्स हैं। उसके बाद जो टारगेट्स रखे गए हैं, वो कितने टारगेट्स रखे गए हैं, जो टारगेट्स रखे गए हैं 169 टारगेट्स रखे गए हैं। कब आया था, यूएन ने, मतलब यूनाइटेड नेशन ने 2015 में इसको अडॉप्ट किया था। कब किया था, 2015 में इसको अडॉप्ट किया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोल्यूशन आप लोग देख लीजिएगा। 9th क्वेश्चन, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द मध्य प्रदेश इज ऑल्सो कॉल्ड द एनर्जी कैपिटल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस बार भी आ सकता है, मतलब
इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही सकता है। आ इसलिए सकता है क्योंकि इस बार जो सिंगरौली है वो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा। जो सिंगरौली है वो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है। सिंगरौली चर्चा में इसलिए रहा है क्योंकि सबसे बड़ी बात तो वहाँ पे कोल का जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा किया दिया गया है। साथ ही साथ इस बार वहाँ पे बहुत ज़्यादा आंदोलन देखने को मिले। क्या मिले हैं? बहुत ज़्यादा आंदोलन देखने को मिले हैं। सबसे ज़्यादा वहाँ पे इस बार आंदोलन देखने को मिले, मतलब बहुत ज़्यादा मूवमेंट या बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट जैसी चीज़ें देखने को मिली है। क्लियर। सीएम मोहन यादव ने क्या किया? सिंगरौली महोत्सव 2026 में लॉन्च किया गया था। क्या लॉन्च किया गया था इस बार? सीएम मोहन यादव ने क्या लॉन्च किया? सिंगरौली महोत्सव। क्या लॉन्च किया? सिंगरौली महोत्सव 2026। इसमें इन्होंने मतलब जो नगर गौरव दिवस भी इसे इन्होंने बोला, क्या बोला? नगर गौरव दिवस। क्या बोला? नगर गौरव दिवस 2026। इसमें बहुत ज़्यादा पैसों का इन्वेस्टमेंट हुआ, मतलब समथिंग अडानी ग्रुप द्वारा 512 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट दिया गया। क्लियर। साथ ही साथ इसमें आपको कुछ इससे रिलेटेड जो आपको देखना है कि जो फॉरेस्ट रिजर्व एक्ट है, जो फॉरेस्ट रिजर्व एक्ट है वो आपको देख लेना है। साथ ही साथ पेशा क्या है वो भी आपको देखना है। पेशा क्या है? प्रिवेंशन ऑफ इन्वायरमेंट एंड शेड्यूल ट्राइब एक्ट क्या है ये आपको देखना है। सॉरी क्लियर। सो पंचायत एक्सपेंशन ऑफ पंचायत, सॉरी प्रिवेंशन नहीं, एक्सपेंशन ऑफ पंचायत एंड शेड्यूल ट्राइब एक्ट क्या है ये आपको देख लेना है। इसकी धारा जो है जो वो भी आपको कौन कौन से एक्ट हैं वो भी आपको एक बार देख लेना है, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा पेड़ वहाँ पे कट किए गए हैं, वहाँ के ट्राइब्स ने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया, तो हो सकता है कि पूछ सकता है। क्लियर। सिंगरौली इज नोन एज द एनर्जी कैपिटल बिकॉज ऑफ द वास्ट कोल रिवीजन, मतलब बहुत ज़्यादा कोल रिजर्व यहाँ पे है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा थर्मल पावर प्लांट भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना। क्लियर। 10th क्वेश्चन देखते हैं। हु प्रोपाउंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फोक सोसाइटी एंड पीजेंट सोसाइटी। लोक समाज और कृषक समाज की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? लोक समाज और कृषक समाज के प्रति की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया है? तो ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा? रॉबर्ट रेडफील्ड। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? रॉबर्ट रेडफील्ड। इनकी बुक का नाम था फोक कल्चर ऑफ द युकांटम। नहीं सॉरी, फोक कल्चर इनकी बुक का नाम था। क्लियर। साथ ही साथ इनकी एक बुक का नाम था फोक कल्चर ऑफ द युकांटम। युकांटम कब आई थी? 1948। ये पूरी बुक का नाम। साथ ही साथ आपको याद हो तो इनकी एक बुक का नाम था पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर। क्लियर। इन्होंने लिटिल कम्युनिटी के बारे में इनका टर्म था लिटिल कम्युनिटी। ग्रेट ट्रेडिशन एंड लिटिल ट्रेडिशन भी इन्होंने दिया। ग्रेट ट्रेडिशन जो होते हैं जो बहुत बड़ी प्रथाएं चली आती है, लिटिल ट्रेडिशन जो कि नए नए फॉर्म्स होते हैं। क्लियर। आपको ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट रॉबर्ट रेडफील्ड इज इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ द स्टडी ऑफ द फोक कल्चर पीजेंट सोसाइटी एग्जामिन द सोशल एंड कल्चर की कॉन्सेप्ट ऑफ फोक कल्चर युकांटम। सबसे बड़ी फोक कल्चर युकांटम, फोक अर्बन कंटेनम, सॉरी फोक अर्बन कंटेनम। फोक अर्बन कंटेनम का मतलब है कि ये कहते हैं कि जो गांव है उसकी सीमाएं और जो शहर की सीमाएं हैं वो बहुत ज़्यादा अलग नहीं है, बल्कि जो ग्रामीण क्षेत्र का ही विकास होते होते वो क्या होता जा रहा है, उसका शहरीकरण होता जा रहा है। व्यू द रूरल एंड अर्बन सोसाइटी आर द टू एंड ऑफ द कंटेनम आफ्टर द कम्प्लीटली आइसोलेटेड द वर्ल्ड। ये कहते हैं कि जो जो सत्यता है नगरीय अवधारणा ग्रामीण और नगरीय संपूर्णता अलग अलग मानने के बजाय एक निरंतरता दोनों छोर से दिखाई देती है, मतलब कि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बट ग्रामीण क्षेत्रों का क्या होता है, दोनों तरफ से विस्तार होता जा रहा है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट
सोर्स ऑफ फोक कल्चर। फोक कल्चर क्या है? जो कहानियां सुनते हैं, जो हम मुंह से सुनते हैं, जो जिनका कोई रिटन एविडेंस नहीं होता। तो कौन से फोक कल्चर है? फोक टेल्स हो गया, फोक लिटरेचर हो गया, माइथोलॉजिकल सोर्स हो गया, ये सारी चीजें क्या हैं? ये सारी चीजें क्या हैं? फोक कल्चर। क्या है? फोक कल्चर। क्लियर? क्या है? फोक कल्चर। बट जो ये है, ये क्या है? एक रिसर्च मेथड है। क्या मतलब कि इसमें रिसर्च करते हैं, स्टैटिकल डाटा है, सारी चीज़ साइंटिफिक होती हैं, तो उसे हम बोलते हैं रिसर्च या इन्वेस्टिगेशन लिटरेचर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द साइमन According to Simon Kuznets, which three domination of adjustment are required for the higher technology as the necessary condition for the sustained economy process? साइमन कुटनेस के अनुसार निरंतर आर्थिक प्रगति के लिए उच्च प्रौद्योगिकी को अपनाने हेतु किन क्षेत्रों का संयोजन आवश्यक है? किन क्षेत्रों का संयोजन आवश्यक है? क्लियर? तो इसमें पूछते हैं कि ये पूछ रहे हैं कि जो कि निरंतर आर्थिक प्रगति के लिए उच्च प्रौद्योगिकी को अपनाने हेतु किन क्षेत्रों का समायोजन आवश्यक है? तो किन क्षेत्रों का है? हमें इंस्टीट्यूशनल भी चाहिए, हमें एक्सप्रेसिव मतलब एटीट्यूडनल भी चाहिए, और आइडियोलॉजिकल भी चाहिए, मतलब हमें संस्थागत सारी चीज़ें होनी चाहिए, अभिव्यक्ति परक और अभिवृत्ति और वैचारिक चीज़ें होनी चाहिए। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी ऑक्यूपेशन ये नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ फैमिलियल, कम्युनिटी, सोसाइटिकल, गवर्नमेंट, मार्केट, ये सारी चीज़ें नहीं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? साइमन कुटने आर्ग्यू दैट सस्टेन द इकोनॉमिक प्रोग्रेस कैन नॉट डिपेंड ऑन द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अलोन, मतलब सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट पे नहीं हो सकता, बल्कि अडॉप्टेशन ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड टू करस्पॉन्डेंट एडजस्टमेंट, जैसे कि इंस्टीट्यूशनल, एटीट्यूड, आइडियोलॉजिकल, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड दैट ह्यूमनिज्म एंड रैशनलिज्म आर द पार्ट ऑफ द वेस्टर्नाइजेशन? आर द पार्ट ऑफ द वेस्टर्नाइजेशन। चलिए सॉरी गाइस। तो कौन से ह्यूमनाइजेशन एंड रैशनलाइजेशन है वो वेस्टर्नाइजेशन का पार्ट है? किसने बोला है ये? तो जो वेस्टर्नाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया था, आपको याद हो तो किसने दिया था? एम एन श्रीनिवासन। किसने दिया था? एम एन श्रीनिवासन ने दिया था। किसने दिया था? एम एन श्रीनिवासन ने दिया था। तो तो इसमें से एम एन श्रीनिवासन और जो कि एस सी दुबे थे, जो एस सी दुबे थे, आपको ध्यान रखना है कि एम एन श्रीनिवासन जो थे, उन्होंने वेस्टर्नाइजेशन और संस्कृताइजेशन के कॉन्सेप्ट दिए। किसने दिए? एम एन श्रीनिवासन ने वेस्टर्नाइजेशन और संस्कृताइजेशन के कॉन्सेप्ट दिए। साथ ही साथ उन्होंने डोमिनेंट कास्ट की बात भी की है, डोमिनेंट कास्ट की बात की है। साथ ही साथ उनकी विलेज का था जो कि नाम था रिमेंबर्ड, रिमेंबर्ड विलेज, रिमेंबर्ड विलेज। कौन सा विलेज था? रामपुरा। हालांकि ये इमेजनरी नाम था, मतलब इनका रियल नाम नहीं था, क्योंकि वो जो जिस विलेज में नाम का स्टडी कर रहे थे, उनके जो डॉक्यूमेंट्स थे वो क्या हो गए थे? गुम गए थे, इसलिए उन्होंने नाम रखा रिमेंबर्ड विलेज। क्लियर? इनकी आपको बुक भी देख लेनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु कॉइंड द टर्म सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म? हु हु कॉइंड मतलब किसने पहली बार कॉइन किया? प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का सर्वप्रथम किसने शब्दों में उपयोग किया था? किसने उपयोग किया था? तो हर्बर्ट ब्लूमर ने। किसने किया था? हर्बर्ट ब्लूमर ने। हर्बर्ट ब्लूमर। ये जी एच मीड के स्टूडेंट थे। किसके थे? जी एच मीड के स्टूडेंट थे। जी एच मीड के स्टूडेंट थे कौन? हर्बर्ट ब्लूमर। क्लियर? Herbert Blumer coined the symbolic intersection in the 1937. The perspective emphasized the people act towards the object, personal and situation on the basis of meaning they attach to them. Herbert Blumer ने पुस्तक के उपयोग किया दृष्टिकोण व्यक्ति की वस्तु एवं व्यक्ति परिस्थिति के प्रति और उनके भौतिक स्वरूप के आधार नहीं बल्कि आर्थिक जुड़ाव के आधार पर व्यवहार करता है। क्लियर? चलिए 15th क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से आपको मैच करना है वेबलिन, मार्क्स, दुर्किम एंड मेमफोर्ड। जो आपसे बनता है पहले आप उनको मैच कर लीजिए।
मार्क्स का क्या है? मार्क्स कहते हैं कि ड्यू टू द इंडस्ट्रियलाइजेशन इंक्रीज पॉपुलेशन एंड डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करते हैं कौन? इमाइल दुर्खिम। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करते हैं कौन? इमाइल दुर्खिम। मार्क्स जो हैं द चेंज प्रोडक्शन लीड टू द सोशल, तो प्रोडक्शन पैटर्न लीड्स टू द सोशल चेंज। तो बी का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, तो इसी से सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। वेबलन क्या कहते हैं? वेबलन कहते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन लीड टू द मल्टी डायमेंशनल चेंज, मतलब कि अलग अलग डायमेंशन में चेंज होता है। और मैमफोर्ड क्या कहते हैं? मैमफोर्ड द इम्पोर्टेंट एलिमेंट द न्यू एरा इज ऑटोनॉमस नॉट द कैपिटलाइजेशन। ऑटोमेशन, ऑटोमेशन का मतलब कि सारी चीज़ें जो है कि मशीनरी से होनी चाहिए, ऑटोमेटेड होनी चाहिए, वो इस समय परिवर्तन लाता है। इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इंडस्ट्रियलाइजेशन का, ना कि सिर्फ कैपिटलाइजेशन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लहरी वाई इज एसोसिएटेड, लहरी वाई किससे संबंधित है? मिलेट से। किससे संबंधित है? मिलेट से। इन्हें मिलेट क्वींस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मिलेट्स क्वींस। क्या बोला जाता है? मिलेट क्वींस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मिलेट क्वींस। डिंडोरी की थी ये, डिंडोरी की। कहाँ की? डिंडोरी की आदिवासी थी। कौन सी आदिवासी थी ये? बैगा। क्लियर? 2023 में, सॉरी 2023 में इन्हें प्लांट प्लांट जीनोम प्लांट जीनोम किसान सम्मान भी दिया गया। ध्यान रखना। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब डिटेल देख लीजिएगा कि लहरी वाई अनाज जो पारंपरिक अनाजों किस्मों का क्या कहती है? संरक्षण और संवर्धन के लिए जाना जाता है। इन्होंने कई प्रकार के मोटे अनाज बीजों को संरक्षित सुरक्षित रखने तथा उनके पोषण संबंधी जागरूकता बढ़ाने का उल्लेखनीय भूमिका निभाया। क्लियर? भूरिया कम्युनिटी इज रिलेटेड टू, भूरिया कम्युनिटी किससे रिलेटेड है? भूरिया कम्युनिटी किससे रिलेटेड है? भूरिया कम्युनिटी किससे रिलेटेड है? भूरिया कम्युनिटी इज रिलेटेड टू, भूरिया कम्युनिटी इज रिलेटेड टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कब लाया गया था ये? 1994 में, 1994 में लाया गया था। क्लियर? इसी में आपको ध्यान रखना है पेशा कब आया था? 1996। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉरेस्ट राइट एक्ट वाज पास्ड फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डवेलर्स। अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य परंपरागत वनवासियों के लिए वन अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? अनुसूचित जनजातियों के लिए अन्य परंपरागत वनवासियों वन अधिकार नियम मतलब फॉरेस्ट रिजर्व एक्ट किस वर्ष या फॉरेस्ट राइट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो ऑप्शन क्या है? 2006 में पारित किया गया था, 2006 में। शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर अदर फॉरेस्ट डेवलपर्स के लिए रिकॉग्निशन द फॉरेस्ट राइट एक्ट और पास 2006 में। एक्ट रिकॉग्नाइज द इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी राइट टू द फॉरेस्ट डिविलिंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर्स ओवर द फॉरेस्ट लैंड एंड द फॉरेस्ट रिसोर्स। इस का उद्देश्य था वन क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों समुदायों और परंपरागत वनस्पतियों के व्यक्तिगत सामुदायिक वन अधिकारों की कानूनी मान्यता प्राप्त करता है। ठीक है? चलिए 19 क्वेश्चन देखते हैं। 19 कि हु इज कंसिडर्ड एज द मसीहा ऑफ ट्राइबल्स। मसीहा ऑफ ट्राइबल्स किसे मसीहा ऑफ ट्राइबल्स किसे कहा जाता है? किसे मसीहा ऑफ ट्राइबल्स कहा गया? तो इसका सही आंसर है मामा बालेश्वर दयाल। मामा बालेश्वर दयाल। बालेश्वर दयाल के बालेश्वर दयाल विशेष रूप से भील जनजातियों के बीच लंबे समय तक जो सामाजिक जागरण एवं आधिकारिक रूप से कार्य किया, जनजातियों को संबंधित सार्वजनिक स्तर पर उठाने एवं उनके जीवन परिस्थिति सुधार लाने का प्रयास किया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच थ्योरी स्टडीड द रिलेशन बिटवीन साइज ऑफ पॉपुलेशन प्रोडक्शन वेल्थ। कि कौन सा सिद्धांत है, कौन सा सिद्धांत जनसंख्या के आधार और संपत्ति के उत्पादन के बीच
संपत्ति के आधार संपत्ति के उत्पादन के बीच संबंधों का अध्ययन करता है। कौन सा अध्ययन करता है? तो ऑप्शन इसमें से सही हो जाएगा ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी। ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी यानी अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत किसने दिया था? एडविन कैनन ने दिया था। किसने दिया था? एडविन एडविन कैनन एडविन कैनन ने दिया था। क्लियर? नेट का भी ये पीवाईक्यू है, पहले भी आ चुका है, आपको ध्यान रखना है। ये कहते हैं कि जो ऑप्टिमम अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत है वो जनसंख्या के आकार, संपत्ति के अथवा प्रति व्यक्ति उत्पादन के बीच संबंध को व्याख्या करता है। अनुकूलतम जनसंख्या वह स्थिति है जहां उपलब्ध संसाधनों, तकनीकी संसाधनों का उपयोग करते हुए प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिकतम होता है। इस स्तर पर जनसंख्या कम या अधिक होने पर प्रति व्यक्ति प्रभावित नहीं होता। मतलब चाहे कम हो जाए चाहे ज़्यादा हो जाए उससे प्रभावित नहीं होता। जितना हमारे पास रिसोर्स है उसमें हम कितना ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय को हम बढ़ा सकते हैं या प्रति व्यक्ति उत्पादन हम कितना बढ़ा सकते हैं, इस बात की बात करता है। क्लियर? फादर ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन, फादर ऑफ डीकंस्ट्रक्शनिज्म, विखंडनवाद का जनक किसे कहा जाता है? विखंडनवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो इसे कहते हैं डेरिडा, जैक्स डेरिडा। क्लियर? जैक्स डेरिडा। डेरिडा जो थे, डेरिडा इस विखंडनवाद का प्रमुख प्रवर्तक माना जाता है। इस अवधारणा पर उन्होंने प्रश्न उठाया कि किसी पाठ का केवल एक निश्चित या अंतिम अर्थ नहीं होता। मतलब किसी भी जो प्रिंसिपल है उसका कोई एक अर्थ नहीं होता बल्कि कई सारे अर्थ होते हैं। डेरिडा के अनुसार शब्दों के अर्थ शब्दों के पारंपरिक भेद और संबंधों निर्मित होता तथा उसकी अनेक व्याख्याएं संभव होती हैं। ठीक है? विखंडन का उद्देश्य पाठ के भीतर छिपे विरोध, असंगतियों तथा अर्थ की अनिश्चितता को उजागर करना था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, कि कौन से है जो कि वस्तुनिष्ठता की विशेषताओं को सही रूप से व्यापक करता है। वस्तुनिष्ठता क्या है कि मतलब जो कि सेल्फ है, जो कि अपनी जो बायसनेस है उसको ख़त्म कर देना और एकदम ऑब्जेक्टिविटी हो जाना। क्लियर? तो ये क्या कहता है कि कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी। रिसर्चर पर्सनल वैल्यू शुड इन्फ्लुएंस द प्रोसेस ऑफ सोशल एनालिसिस। ये भी सही बात है कि शोधकर्ता के व्यक्तिगत जो मूल्य हैं वो सामाजिक विश्लेषण की प्रभावित करना चाहिए। एथनोसेंट्रिज्म, ये भी क्या है? एक तरीके से ऑब्जेक्टिविटी का है कि सिर्फ और सिर्फ अपनी अपनी सारी चीज़ों को मानना। एथनोसेंट्रिज्म मतलब कि अपने आप को केंद्र में रखना। रिसर्चर मस्ट बी अनबायस्ड, वेरीफाइड एविडेंस एंड ड्रॉ कंक्लूजन विदाउट प्रेजुडाइस। एक्यूरेट क्वेश्चन है, मतलब स्टेटमेंट है ऑब्जेक्टिविटी का, एकदम सही। शोधकर्ता को क्या होना चाहिए? निष्पक्ष होना चाहिए, प्रमाणों की जांच करनी चाहिए और अपने पूर्वाग्रह के निष्कर्ष को क्या करना चाहिए? निकाल देना चाहिए। रिसर्चर शुड इंटरप्रेटेड एवरीथिंग थ्रू द लेन ऑफ हिज ओन, मतलब अपनी सारी चीज़ों को अपनी संस्कृति के दृष्टिकोण करनी चाहिए नहीं, बल्कि सारी क्या है? ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या सही हो जाएगा? क्यों हो जाएगा सही? क्योंकि ये कहते हैं कि जो रिसर्चर को क्या होना चाहिए? निष्पक्ष होना चाहिए, सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए? अनबायस्ड होना चाहिए। क्लियर? देखिए क्या, तो वस्तुनिष्ठता का शोधकर्ता को वास्तविक अध्ययन, व्यक्तिगत मान्यताओं, पूर्वाग्रह एवं सांस्कृतिक पक्षपात को से मुक्त होकर शोध करना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं? 23, विच वन इज द इनकरेक्ट पेयर, कि कौन सा इनकरेक्ट पेयर है? एच.सी. दुबे, इंडियन विलेज, एस.सी. दुबे, इंडियन विलेज, मजूमदार, रूरल प्रोफाइल बिल्कुल सही है, एम एन श्रीनिवास, इंडियाज विलेज। टी.एन. मदान जो हैं, टी.एन. मदान है, ये इनका गलत दिया गया है। रूरल इंडिया से कौन है? ए.आर. देसाई, ए.आर. देसाई। ठीक है? टी.एन. मदान की जो बुक थी, मदान की बुक थी फैमिली, किनशिप, अ स्टडी ऑफ पंडित्स ऑफ रूरल
कश्मीर, रूलर कश्मीर। क्लियर। ये किसकी बुक थी? टी.एन. मदान की। टी.एन. मदान की अन्य बुक है जैसे कि टी.एन. मदान की इंपॉर्टेंट बुक्स जैसे कि फैमिली किनशिप, स्टडी ऑफ द पंडित एंड रूलर, कल्चर डेवलपमेंट। क्लियर। पाथवे अप्रोचेस ऑफ स्टडी, हिंदू हाउस लेंडर, ये आपको ध्यान रखना है। सोशोलॉजिकल ट्रेडिशन मेथड एंड पर्सपेक्टिव इन द सोशोलॉजी ऑफ इंडिया, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच काइंड ऑफ रिसर्च एम्स टू इमीडिएट एप्लीकेशन एंड रिसर्चर इज ऑल्सो चेंज एजेंट, कि किस अनुसंधान का उद्देश्य तत्काल व्यवहारिक उपयोग होता है जिसमें शोधकर्ता परिवर्तन के अभिकर्ता की भूमिका निभाता है। क्लियर। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च का मतलब कि आपको जब सडन मतलब तुरंत किसी किसी चीज को आइडेंटिफाई करना, किसी तुरंत प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई या उसका समस्या का समाधान निकालना है। क्लियर। फंडामेंटल का मतलब क्या है? जैसे कि जिसे हम थ्योरी की स्टडी करते हैं, जो भी थ्योरीज हमारे पास उन सारी चीज़ों का थ्योरी हम स्टडी करके। एक्सप्लेनेटरी, एक्सप्लोरेटरी का मतलब है कि क्या का आंसर करता है, व्हाट, हमें क्या एक्सप्लोर करना है। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब है कि सेम टॉपिक क्या है, लंबे समय तक, मतलब कि लंबे समय तक स्टडी करना, लंबे समय तक उसी की स्टडी करना, मतलब ओवर द पीरियड उसी सेम टॉपिक को स्टडी करना। हो सकता है कि इसमें रिसर्चर चेंज हो जाए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन क्या कहता है? हु प्रोपॉइंट द कंसेप्ट ऑफ रूलर कंपो कॉस्मोपॉलिटन, कि किसने विश्व नागरिकता की अवधारणा का प्रतिपादन किया है? किसने विश्व नागरिकता की अवधारणा का प्रतिपादन किया है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डेविड मेंडल बॉम, डेविड मेंडल बॉम। क्लियर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। डेविड मेंडल बॉम जो है इज एसोसिएट टू कॉन्सेप्ट ऑफ द रूलर कॉस्मोपॉलिटिज्म. The concept draws the attention of the fact village is not always a isolated, completely self-contained social unit. इनका यह धारणा इस विचार पर बल देती है कि गांव को पूर्णतः बंद और बाहरी समाज से कटी हुई इकाई नहीं माना जा सकता, बल्कि ग्रामीण समुदायों के आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संबंध अपने स्थानीय क्षेत्र से विस्तृत होकर हो सकते हैं, मतलब अलग अलग हो सकते हैं। क्लियर। तो आज के हमारे इतने क्वेश्चन थे। नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट और 30 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर। 17 जुलाई से हमारा कोर्स शुरू हो रहा है यूजीसी नेट का, तो आप उसको ज्वाइन करना ना भूलें। साथ ही साथ ज्वाइन टेलीग्राम चैनल, ताकि उसमें आपको इसकी पीडीएफ मिल जाए। टेलीग्राम का नाम क्या है? सोशोलॉजी बाय शुभम सर के नाम से आपको टेलीग्राम मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप न्यू हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए और शेयर भी कीजिए अपने उन फ्रेंडों के साथ, क्योंकि यूजीसी नेट सोशोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम मिलेंगे 2022 के आगे और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।